ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज देश के सर्वोच्च पद के लिए जो मतदान की प्रक्रिया थी वो 5 बजे तक थी, हालांकि संपन्न हो गई और 21 तारीख को जो तस्वीर है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। और सबसे ज्यादा पलड़ा भारी दिख रहा है द्रौपदी मुर्मू का। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार फिर से हम जाएंगे सुशील जी के पास। सुशील जी, बड़ा सवाल ये है, तमाम बातें इसको लेकर निकल कर आ रही है, विपक्ष की तमाम गोलबंदी नजर आ रही है और आप देख रहे हैं कि एनडीए की मजबूत रणनीति के सामने विपक्ष बिफरा बिफरा दिख रहा है। स्वाति जी, विपक्ष दहशत में है, इंटायर अपोजिशन दहशत में है। अगर दहशत में ना होता तो ये 80-82 साल की मार्गरेट अलवा जी को, सम्मानित मार्गरेट अलवा जी को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बना दिया है। अरे कुछ तो कहीं तो कुछ सोचिए। उन्होंने तो बाकायदा धनखड़ जी को, बाकायदा जो पश्चिम बंगाल में पार्टी पर कई सवाल भी उठाए थे मार्गरेट अलवा जी ने, शायद आपको ध्यान होगा, याद है मुझे। अब लेकिन अब देखिए, सोच देखिए, जिस पार्टी ने 3 साल से अपना अध्यक्ष न तय किया, भाई अभी तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है जिसने अभी तक अपना खुद का अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे, और सोच जा रही है 82 साल की ओल्ड लेडी के ऊपर, जिनको अरे आप देखिए कि वो उपराष्ट्रपति भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ऐसा थोड़ी है। मैं तो इस बात पे सशंकित हूँ कि जो शिवपाल यादव जी ने जो वो चिट्ठी घूम घूम दिखाई है अब यशवंत सिन्हा की, कि वो CIA एजेंट कहा था मुलायम सिंह जी को उस समय पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुलायम सिंह जी ने खुद जो है वो शिवपाल यादव ने चिट्ठी भेजी है हाँ। अगर कहीं मुलायम सिंह जी ने चिट्ठी पढ़ ली होगी तो क्योंकि मुलायम सिंह जी और मोदी जी के रिश्ते बड़े मधुर, बड़े प्यारे हैं, पुराने दोनों बहुत सीनियर लोग हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं उन्होंने भी वोट। परसों ये चिट्ठी आई, परसों ही बात की, अभी भी आप सोच ले, अखिलेश यादव को ये सलाह उन्होंने दी। स्वाति जी, जो चिट्ठी चाचा ने भेजी है तो वो चिट्ठी चाचा ने मुलायम सिंह जी को भी पढ़वा दी होगी। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि मुलायम सिंह जी यशवंत सिन्हा को वोट दिए होंगे। तो स्थितियां यूं बन रही है ना विपक्ष में। मैं द्रौपदी मुर्मू जी से ज़्यादा बधाई योगी ये मोदी जी को देता हूँ। मोदी जी ने जो मिरेकिल, आश्चर्यजनक या जो भी रणनीति बना दी है, विपक्ष उसमें फंस जाता है, फिर फड़फड़ाता है, फिर आए बाएं साहब बोलने लगता है। कहीं जैसे प्रणब मुखर्जी थे, क्या शानदार राष्ट्रपति इस देश के दिए। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के होते हुए भी, कांग्रेस विचारधारा के होते हुए भी संघ के दफ्तर में गए, वहाँ पर चीफ गेस्ट हुए, वहाँ पर उन्होंने वो अपना संबोधन किया। राष्ट्रपति लगते थे जगते हुए राष्ट्रपति, चमचमाते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दादा प्रणब मुखर्जी। तो ये भी हम लोगों ने देखा है, और ये कोविंद जी को भी देखा, आदरणीय मुर्मू जी को भी देखेंगे, महामहिम जी को। तो ये सब चीज़ें, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर विपक्ष का दहशत कारण, चाहे ईडी हो, जो अभी हमारे ओपी भाई ने कहा, अगर चाहे CD हो, कौन सी वाली CD हो, ऑडियो हो, वीडियो, कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष अगर यही दहशत में रहा तो 24 का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव मोदी जी घर बैठे जीत लेंगे, ये हम जानते हैं। क्योंकि योगी जी ऐसा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वहाँ पर एक शानदार नेता, सब तरीके की इन लोगों की व्यवस्था है, सब तरीके का उनका सिस्टम बना हुआ है, और विपक्ष का कोई सिस्टम है ही नहीं। विपक्ष कहीं लड़ते हुए भी नहीं दिख रहा है। कोई कह रहा कि हम अभी देखिए, ममता जी उस बैठक में नहीं गई जो विपक्ष की बनाई गई, शरद पवार जी ने बुलाई थी। तो अब विपक्ष खुद ही तय कर ले अपने आप में कि विपक्ष का मुखिया कौन है और विपक्ष कौन है, तब सत्ता पक्ष से लड़ाई करे, तब सत्ता पक्ष से चुनाव लड़े, चाहे चुनाव राष्ट्रपति का हो, चाहे MP का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो। शैलेंद्र जी, कैसे जवाब दिया जाएगा इसका? देखिए, विपक्ष को कमजोर कहना, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, विपक्ष को मजबूत कौन करता है? जनता वोट करती है, और जनता ही ने हमें जितने मत दिए हैं, उनमें जितना हमारे पास पावर, शक्ति, ताकत दी है, हम उतनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। चरण जी, 3 साल से आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और 2-3 महीने से प्रदेश का अध्यक्ष नहीं है, तो फिर जनता क्या, ये अध्यक्ष जनता बनाएगी आके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को या प्रदेश के अध्यक्ष को? है, विषम परिस्थितियां हैं सब। इस वक्त जो एक दौर चल रहा है, उस दौर से सभी गुजर रहे हैं, समय आएगा वो भी होगा। और कार्यकारी अध्यक्ष तो है ही है, ऐसा आपका कहना है कि अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष तो है ही है। कार्यकारी अध्यक्ष है ना। पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष 3 साल से सीट खाली, इस सीट नहीं खाली है। कार्यकारी 82 साल की मार्गरेट अलवा को आप उपराष्ट्रपति पद के लिए चुन के ला रहे हैं। तमाम लोग 82 साल के राजनीति कर रहे हैं, कोई अभी सरकार के एक दो नाम बताइए, मौजूदा में भी है, सांसद जी नाम बताइए। क्या करना किसी का नाम? जैसे आप नाम ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, हम जिस विधा के हैं उसी विधा से आते हैं, उसी विधा में अपने ही आदमी को हम बताना शुरू करते हैं। 82 साल के आदमी में अकल नहीं होती क्या?
क्या 82 साल के आदमी को ज्ञान नहीं होता? हम आपको कल आप भी 82 साल के होंगे तो हमें आपका सम्मान करना पड़ेगा। मुबारक हो, कल मुबारक हो, 82 साल मुबारक कल हो। 82 साल के आप भी होंगे तो हमें आपका सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, मुबारक वो हो, हमारी मजबूरी होगी सम्मान करना, क्योंकि हम जिस संस्कार से आते हैं उसमें आप भी हैं, तो हमें आपका भी सम्मान करना पड़ेगा। संस्कार नहीं, राजनीतिक चुनाव है, मोदी सामने खड़े हैं, संस्कार वाला ज्ञान मत दो। जो एक बात समझिए, संस्कार का ज्ञान देना पड़ेगा। हम जिस पार्टी से आते हैं, जिस संस्कार से आए हैं, वो रहेगा। वो ज्ञान खत्म नहीं कर सकते हम, उसी उसको संस्कार हम किनारे नहीं कर सकते। उसी संस्कार के रहते 2.25%, 1.5% पे आ चुके हो। अब थोड़ा संस्कार दूसरे करो, मोदी वाले संस्कार देखो, शायद 4, 5, 8, 10% आ जाए। जरूरी नहीं है कि जो जीत रहा है वो सही है, ये जरूरी नहीं है। राजनीति में सत्ता चलती है, वो बात सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जीत रहा है वो सही कर रहा है। ये जरूरी नहीं है, हम नहीं मानते इस बात को। हम मानते तो हम भी बदल लेते, हम नहीं मानते। जो सही है वो सही है, आज नहीं कल होगा। लड़ाई झूठ और सच की है। जब सच की ताकत आएगी जीतेगा, नहीं आएगी तो सच तो है ना। वो जो बात सच है, आपने कहा कि 82 साल की मार्केट हलवा, एक सेकंड स्वाति जी, आप बहुत पिछड़ जाएंगे शैलेंद्र जी। 82 साल की मार्केट हलवा लड़ रही है, ये सच है ना। हमने उनको सम्मान किया, ये सच है कि नहीं? ये है ना। और हमारी आपके हिसाब से जो उन्होंने पार्टी में तमाम जो है अंदर पार्टी विरोधी बात की, जी नहीं, उन्होंने हमें सचेत किया, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, ये सच है ना। तो इसी सच के साथ हम चलेंगे। होगा सच तो मिटेगा नहीं ना, कि मिट जाएगा? जब सच जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। चलिए, आपको 2% का सच की बधाई हो, मुबारक हो। 1% हो, 2% हो, आधा % हो, ना हो, 0 हो, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि हम गांधीवादी विचारधारा के साथ हैं, थे और रहेंगे। ये विषय है। ठीक है, लेकिन ऐसे तो 2024 के लिए आप अभी से बहुत कमजोर पड़ते दिख रहे हैं शैलेंद्र जी। स्वाति जी, जनता ने जो ताकत दी है, हम उस ताकत के साथ खड़े हैं। आगे जितनी ताकत देगी, सत्ता में बिठा लेगी सत्ता के साथ, अगर वो विपक्ष के रूप में बिठा लेगी तो विपक्ष के साथ, जो ताकत वो देगी हम उसी ताकत के साथ लड़ेंगे। हम आगे जो है अलग, तो अभी से हार मान लेने वाली बात हो गई ना। क्यों शैलेंद्र जी, कहां से हार मान ली हमने? हमने कौन से कह दिया कि हम हार गए? हमने कहा जो ताकत जनता देगी। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल के थोड़ी बात करेंगे, मैं अपने शब्द रखूंगा। मेरी बात यह है कि जनता जो ताकत मुझे कल देगी, विपक्ष की देगी, सत्ता की देगी, महंगाई के खिलाफ देगी, कैसे देगी, 370 पे वोट करेगी, हिंदू मुसलमान पे वोट करेगी, वो जनता का विषय है। हमारा विषय अपना है। हम जिस विषय पे वोट मांगने जा रहे हैं वो सत्य है। अगर सत्य पे वोट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो 1100 का सिलेंडर लेगी, 1200 का लेगी, क्या दिक्कत है? आप समझिए ना बात को। विषय तो ये भी है सामने, वो तो जनता पर है। समीर जी, वोट जो है वो वोट में है। बहुत सारे मुद्दे। और आज देखिए सपा विधायक शहजुल इस्लाम ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी कि ट्रेनिंग वगैरह नहीं उनको प्रॉपर मिली थी, या फिर उतनी जानकारी नहीं दे पाए। क्या वजह लगती है इसके पीछे? नहीं स्वाति जी, ट्रेनिंग जैसी कोई बात नहीं है इसमें। जैसे मैंने अपने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बोला था कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले हो रहे हैं। और एज अ दल अगर बात करें तो यानी उन्होंने अंतरात्मा की आवाज से विपक्ष की वोटिंग अब देखिए, बात तो हो रही है कि अंतरात्मा, कई लोगों की अंतरात्मा अलग अलग तरीके की आवाजें दे के बुला रही हैं उनको। तो किसकी अंतरात्मा सही बुला रही है, किसकी अंतरात्मा गलत बुला रही है, ये तो उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन अब ये अंतरात्मा का जो एक चोंगा ओढ़ के जो वोटिंग करी जा रही है, इसके पीछे की असलियत हम सबको पता है। ठीक है, किसी को छुपा नहीं है। आप कितना भी कहे, चाहे आप लेटर दिखा दें, चाहे आप पिछड़ों की राजनीति बता दें, आप जो भी बता दें, लेकिन असलियत क्या है वो सबको पता है। उस लेटर के बारे में सर बता दीजिए। जी, लेटर के बारे में अब वो ऑलरेडी 2 दिन पुराना टॉपिक है, बट अगर आप फोर्स कर रही हैं तो मैं बता देता हूँ कि देखिए वो लेटर का जैसे मैंने कहा कि वो लेटर की आड़ लेके शिवपाल सिंह जी जो करना चाह रहे हैं, देखिए उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना था इस चुनाव में, और आगे उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है भारतीय जनता पार्टी से वो शिवपाल जी खुद जाने। लेकिन ये आड़ लेके कि लेटर दिखा रहे हैं कि उन्होंने ISI एजेंट बोला था। देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि जब यशवंत सिन्हा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं विपक्ष के, वो जब लखनऊ आए थे, हमारे कार्यालय में आए, दफ्तर आए थे, तो उस समय पे खुद आदरणीय नेताजी ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने खुद बोला कि हम आपको चाहते हैं कि आप देश के राष्ट्रपति के रूप में हमें दिखें। तो अगर खुद नेताजी को उस बात का कोई दिक्कत नहीं है तो शिवपाल जी किस बात की दिक्कत जाहिर कर रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा।
दूसरी बात, शिवपाल जी को आज नेताजी की सम्मान समझ में आ रही है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी उनको दफ्तर गिफ्ट कर रही थी और नेताजी का आवाज़ छीना जा रहा था, तब वो सम्मान नहीं दिखाई दिया था उनको। तो ये चीज़ें देखिए, वही मैं इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता कि इसमें बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसीज और बहुत ज़्यादा तू मैं डेवलप हो जाएगी। तो वो बात, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आज दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं आज के दिन में। आज राष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक जो मैसेज देने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, अगर हम देखेंगे कि वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल उसमें रही है और आगे भी रहे, अगर जिस तरह से चल रहा है, अगर इसी तरीके से, क्योंकि वो जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती की राजनीति और जो केंद्रीय एजेंसियां उनका डर बना के जो करना चाह रही हैं वो अचीव कर रही है। लेकिन शिवपाल यादव तो कह रहे हैं कि नेताजी का जो अपमान करते हैं हमको बर्दाश्त नहीं। जी, नेताजी का जो एक व्यक्ति ने, अगर वो उस व्यक्ति का, आप ये समझिए कि यशवंत सिन्हा जी उस समय केंद्रीय मंत्री थे एनडीए की सरकार में, ठीक है, और उनके पास एक जो इनपुट आया था, उन्होंने उस इनपुट को पढ़ा था, तो आपको वो शख्स तो याद है, लेकिन उस विचारधारा और उस पार्टी को याद नहीं है जिसने ना सिर्फ उसके पीछे, उस स्टेटमेंट के पीछे था, जो उसके बाद भी कई सारे, क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई नहीं जानता कि आदरणीय नेताजी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या क्या बोला है। और आदरणीय नेताजी अगर किसी से पर्सनल गुस्सा, पर्सनल एनिमी ने रखें वो अच्छी बात है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा समाजवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत नहीं है? और इस सब के बाद अगर शिवपाल जी चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें, एनडीए सपोर्टेड कैंडिडेट को वोट दें, और उसके बाद फिर वो एक लेटर दिखा के उससे बच जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इससे उनको कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इससे पहले मैं अपनी बात बस कंप्लीट करना चाहता था कि जो मैसेज की बात मैं कर रहा था कि देखिए, एक मैसेज दे दिया गया है और वो मैसेज का कमाल दिख रहा है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का चुनाव में कैंडिडेट बनाया गया, और अगर जीत जाती हैं, हमारी उनके शुभकामनाएं, हमें उनसे प्रोफेशनली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग जरूरी नहीं है कि ये मैसेजिंग रिजल्ट दे। हमने देखा कि एक दलित राष्ट्रपति होने के बाद उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसी हाथरस में जो दलित महिला के साथ जो भी हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार का उसमें क्या रोल था, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे अपनी आंखें मूंद रखी थी। तो अगर हम ये कहें कि एक वर्ग विशेष रिप्रेजेंटेटिव एक पद पे बैठने के बाद अगर उस समुदाय की भलाई हो जाए, तो ये हमने देखा है कि बेटी भी दलित थी। लेकिन समीर जी का आरोप है, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उस वक्त आप उतना नजर नहीं आए थे। अच्छा, तो समीर जी को आज राष्ट्रपति चुनाव में हाथरस की घटना याद आई कि रामनाथ कोविंद दलित राष्ट्रपति थे और एक दलित के साथ घटना घटी। लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा कि हाथरस की घटना में भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो रवैया अपनाया, जो सख्ती किया, जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ओपी सिंह जी, मैं बताना, वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी। मैं उसका बयान नहीं करना चाहूंगा, उसकी सारी डिटेल कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या काम किया था उसमें, तो आप उसको डिफेंड मत करिए अभी। सुनो यार, सुनो, मुझे मालूम है कि इस समय समाजवादी पार्टी के हर नेता, हर प्रवक्ता के मन में गुस्सा फूट रहा, और वो जो गुस्सा फूट रहा है वो कहीं फूट और रहा, बोल कहीं और। फूट तो गुस्सा रहा समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के अंतरकला, समाजवादी पार्टी के नेता के रवैये के। और बोल क्या है, कभी ओम प्रकाश राजभर, कभी शिवपाल यादव, कभी भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं पर निशाना और कहीं पर तीर चलाना, ये उनको मुबारक हो। मैंने कहा कि अगर आपको एक आदिवासी वंचित समाज की महिला को इस देश के शीर्ष पद पर, मुझे याद है जब मैं पत्रकारिता करता था तो लोग कहते थे कि आप बात करते हो दलितों की, वंचितों की, क्यों नहीं उनको प्रधानमंत्री बनाते हो, क्यों नहीं राष्ट्रपति बनाते हो, क्यों नहीं राज्यपाल बनाते हो। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में आज देखो कि कैसे दलित राष्ट्रपति बनना है, कैसे आदिवासी बनना है, क्यों कि सबका साथ सबका विकास। आरोप भी तो बड़े ओपी सिंह जी, आरोप भी तो बड़े विपक्ष लगा रही है आपके ऊपर कि आप लोग जोड़ते तोड़ते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, और इसी वजह से आप सक्सेस हैं सियासत में। इसी से स्वाति जी परिलक्षित होता है कि केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं किसी धर्म जात विशेष के लिए वो अछूता नहीं है। जितना हिस्सा हिंदू का है, उतने मुसलमान का, उतने सिख का, उतने ईसाई का। आप देखो ना, शासन, सरकार और प्रतिनिधित्व ऐसे चलाया जाता। ये नहीं
कि वो तो कहते क्या हैं कि है न्यायपालिका भी आप हो, कार्यपालिका भी आप हो, आप जोड़ तोड़ कर लाते, बहुत गंभीर आरोप लगते हैं आपके ऊपर और इसी वजह से सियासत में आप सक्सेस हो, ठीक है, आगे आरोप बढ़ रहे लगाना हो। चाहिए। स्वाति जी आप ये बताइए, अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने बहुत एक अच्छी बात कही, उससे शायद हमारे समाजवादी पार्टी को सीख लेनी चाहिए कि जनादेश, जनता का जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। अगर जनता का आदेश है कि 7 चुनाव समाजवादी पार्टी हार जाए, कांग्रेस पार्टी 2 विधायक 403 में और 1 सांसद बचा हो, और भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है कि इस बार वह भी एक नहीं बचेगी, पुश्तैनी सीटें नहीं बचेगी। ये पुश्तैनी सीटें उसी तरह से नहीं बचेगी जैसे आजमगढ़ की पुश्तैनी सीट नहीं बची, रामपुर की नहीं बची, कन्नौज की नहीं बची, बदायूं की नहीं बची, अमेठी की नहीं बची। इसी तरह से ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, इनका जो कुनबा ही परिवार ही ठीक है। ओपी भाई परिवारवादी नहीं, परिवार को बोलिए, क्योंकि आपका परिवारवाद से कोई, परिवारवाद के खिलाफ आप है ही नहीं। आपके तमाम लोग परिवार के सांसद चुने हैं, परिवारवाद के खिलाफ आप नहीं, आप एक परिवार के खिलाफ हैं, ये कहिए तो माने। ठीक भैया, आपको मुबारक हो। आप एक परिवार के खिलाफ हैं, हमको मुबारक तो है ही है। नहीं ओपी भाई गुमराह मत करिए जनता को, देश को गुमराह मत करिए, परिवारवाद के खिलाफ आप नहीं है, आपने तमाम परिवार के लोगों को टिकट दे रखा है। नहीं आप परिवारवाद के खिलाफ है ही नहीं, आपने परिवार के तमाम लोगों को टिकट दे रखा है। आप एक परिवार के खिलाफ हैं, परिवारवाद के खिलाफ आप नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के खिलाफ हैं, परिवारवाद के खिलाफ आप नहीं हैं, आप केवल और केवल एक परिवार के खिलाफ हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप एक परिवार के खिलाफ हैं, ना कि परिवारवाद के खिलाफ हैं। आप परिवारवाद के खिलाफ नहीं, परिवार के खिलाफ बताइए तो। केवल और केवल गांधी परिवार के खिलाफ, बाकी आप परिवारवाद में कई परिवार के लोग आपको टिकट हैं, आपने परिवार में टिकट दिया है, के खिलाफ आपने कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। सांसद के बेटों को हम जब हम बोलते हैं सांसद कि के देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना मत है, करिए, तो हम नहीं आपका कहते कि अहंकार सोनिया है, मुक्त बनाना है, ये आपका राहुल अहंकार मुक्त है, बनाना है, ये आपका अहंकार है। आप भ्रष्टाचार मुक्त बना नहीं पा रहे हैं, आप महंगाई मुक्त बना नहीं पा रहे हैं, आप गड्ढा मुक्त बना नहीं पा रहे तो शायद हैं। भला होता। सुन तो लीजिए, आप महंगाई मुक्त बना नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर नहीं पा रहे हैं, बस आप कांग्रेस मुक्त करते हैं, वही तो कह रहे हैं। आप सुनिए, गांधी चालीसा 2 पीढ़ियां चली जाएंगी, अगर डिबेट में 2 पीढ़ियां चली जाएंगी अभी आपकी, और राहुल गांधी, राजीव 2 गांधी, पीढ़ियां इंदिरा और चली गांधी, जाएंगी, फिरोज गांधी, 2 पीढ़ियां और चली जाएंगी गांधी, आपकी। ये कहां से गांधी कह हो तो गए? रहे हैं, ये कोई मुक्त इटली मुक्त से करते आया रहेंगे, गांधी हो गया, कांग्रेस मुक्त फिरोज नहीं गांधी हो गया। आप परिवार के खिलाफ हैं, परिवारवाद के खिलाफ नहीं है। अगर परिवारवाद के खिलाफ होते तो तमाम परिवार के लोगों को टिकट न देते, चाहे वो आप आगरा में हो, चाहे एटा में हो, और चाहे लखनऊ में हो, आप परिवारवाद के खिलाफ टिकट न देते। आपने तमाम लोगों को दिया, गुमराह मत करिए, जनता को झूठ बोलकर गुमराह मत करिए। आपका झूठ सुनिए, आपका झूठ बहुत तेज चल रहा है, ठीक है, मगर जितना हम रोक पाएंगे उतना तो रोकेंगे ही। कभी सोनिया, कभी हमने क्या कहा, कभी प्रियंका, आपका झूठ बहुत तेज चल रहा है, जितना हम रोक पाएंगे उतना रोकेंगे। आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है शैलेंद्र जी, एक सवाल ये है, ठीक है, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं आपके हिसाब से, लेकिन आप भी तो उस झूठ का पर्दाफाश नहीं कर पा रहे हैं, आप भी तो उसमें सफल नहीं दिख रहे हैं ना। क्या पर्दाफाश करना है, कहाँ उनकी नीतियों के खिलाफ पर्दाफाश दिखा पा रहे हैं, परिवारवाद कहाँ उतनी मजबूती से दिख रहे हैं। स्वाति जी, ठीक है सुनील जी, अच्छा ठीक है शैलेंद्र जी, आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ आपके पास। सुन तो लीजिए, आपने एक बात कही, मजबूती का क्या मतलब है, मजबूती में क्या करना चाहिए विपक्ष को, आप बताइए। किसी के घर में आग लगा दें, ये विपक्ष हो जाए, किसी को जबरदस्ती बंधक बना दें, ये नहीं, विपक्ष क्या करेगा बताइए, आप बता दीजिए, वही विपक्ष कर लेगा, आप बता दीजिए। सर ये आपकी हताशा, ठीक है सुनील जी ओपी राजभर का जो स्टाइल है वो बहुत अलग है, हमने देखा होगा। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर, सवाल सरकार है नहीं, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, केवल और मोदी चालीसा के अलावा। चलो यार, ठीक है, पढ़ो सोनिया गांधी चालीसा, राहुल, ठीक है सुनील जी, दबाव बनाना ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक स्टाइल बन गई, एक छवि बन गई है, और हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से वो
लगातार अखिलेश यादव को इस तरीके की जो अपनी स्टाइल है उससे प्रभावित भी करते आ रहे, जरा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए स्वाति जी, सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि माननीय शिवपाल जी के साथ समाजवादी पार्टी क्या करती। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के विधायक जरूर हैं, मगर उनके खुद का दल है। जब बैठक आप करते हैं तो आप बुलाने का काम नहीं करते हैं। वही हाल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में आप कर रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए ना कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से जनता के बीच में जाके काम करना चाहती है। यही तो बात हमारे नेताजी ने कहा कि आपको 2024 जीतना है। तो 2024 जीतना है तो आप जब गठबंधन के साथी हैं उनको नहीं आप रख पा रहे हैं पूरी तरीके से सही। आप केशव देव मौर्य जी का ले लीजिए, हमारे उनको आप साथ में सही तरीके से नहीं रख पाए। तो सभी तो नाराज हैं आपसे, इसी बात को लेकर तो नाराज हैं। भाई सत्ता हम नहीं पा पाए, सत्ता हम मजबूती से चुनाव लड़े, मगर अब यही तो 2022 का तो चुनाव था नहीं, हमको 2024 में तो लड़ना है। जब 2022 हम किन्हीं कारणों से नहीं जीत पाए तो हम क्या जनता के बीच ना जाएं, जनता को उन मुद्दों को लेकर हम दोबारा ना जाएं कि हम आपके लिए जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, हम आपके लिए बिजली मुफ्त कराना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य अच्छा कराना चाहते हैं, हम शिक्षा अच्छी कराना चाहते हैं। क्या इन मुद्दों को लेकर हम घर में बैठ जाएं? हमारे नेता आजमगढ़ के अंदर इसी उपचुनाव में 14-14, 15-15 मीटिंग करने का काम करते थे। सुबह 10 बजे निकलते थे, रात के 10 बजे मीटिंग खत्म करने का काम करते थे। नहीं, बातें तो सुनील जी कुछ ऐसी निकल कर आ रही कि टिकट नहीं मिला, शायद इस वजह से नाराजगी उन्होंने जता दी, मंच पर कई बार सार्वजनिक आए और तमाम नाराजगी उन्होंने जाहिर की। नहीं, आरोप लगाने को तो आप कोई भी आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि ना तो ये समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सच सुनना ही नहीं चाहते। जब वो अपने चाचा जी की बात नहीं सुन पा रहे थे तो हम तो उनके सहयोगी दल हैं। तो अब जब आप बात ही नहीं सुनना चाहते हैं तो आप किस तरीके का गठबंधन बनाना चाहते हैं? अच्छा, आज उन्होंने एक बात की कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। बिल्कुल, किस तरफ इशारा था? समाजवादी पार्टी की जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है। समाजवादी पार्टी ने इतनी वोटिंग की है कि जिस वोटों से जीत रही थी मानी द्रौपदी मुर्मू जी, उससे कई गुना अधिक वोटों से जीतने का काम करेंगी। ये समाजवादी पार्टी ने खुद साबित करा दिया। इसलिए साबित करा दिया क्योंकि जब आप सहयोगी दलों को ही नहीं बुलाना चाहते, उनका ही वोट नहीं चाहते हैं, तो आप खुद समझ लीजिए। ठीक है समीर जी, इस पर जवाब दीजिए। बहुत गंभीर आरोप है और बार बार ये आरोप लग रहा है आप पर। स्वाति जी, क्रॉस वोटिंग कितनी हुई है, कितना इनके दावों में सच्चाई है, वो हमें कुछ समय में पता ही चल जाएगा। समीर जी, दावों की सच्चाई पूरी पता चल गई उसी दिन। समीर जी, एक सेकंड, आपके दावे हैं, आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है जी, आपके दावे हैं ना। चाचा जी ने जो करना था उन्होंने कर दिया, सार्वजनिक होके कर दिया, उनका रीजन भी हमें पता है। जिन्होंने 2022 का सुभाषपा क्या कर रही है वो भी हमें पता है, और वो किसके लेटर के पीछे के बोल किसके हैं, आपकी बोल के पीछे की क्या मंशा है, सब कुछ पता है। स्वाति जी, मैं अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में आज जो टॉपिक समाजवादी पार्टी डिबेट कर रहे हैं उसी बात पे खत्म करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को वोट करने के लिए साथ आए, जिस प्रत्याशी को उतारा है, उसके पीछे रीजन सिर्फ एक था। बहुत रीजन सिर्फ एक था कि हमारे वहां के आर नारायणन जैसे राष्ट्रपति थे, और आज रबर टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, कुरुक्षेत्र में हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।